हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे। तो आज हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी रिवीजन सीरीज में एक टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक। इस टॉपिक से एग्ज़ामों में बहुत से प्रश्न बनते हैं। हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, टॉपिक लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोग इसमें मेनली तिरंगा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि तिरंगा को किस वर्ष भारतीय संविधान ने अपनाया था, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होता है, इसमें 3 कलर होते हैं, उस तीनों कलर के अलग अलग अर्थ क्या है, उसके बाद और भी डिटेल पढ़ेंगे। उसी तरह राष्ट्रीय चिन्ह को भी हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पंचांग, उसके बाद राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पंछी, राष्ट्रीय पुष्प, राज्य भाषा, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष और राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, तो इन सभी के बारे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के सभी को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज। तो आइए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में तिरंगा को जो है कब अपनाया गया। ठीक है, मतलब तिरंगा को कब जो है राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। तो संविधान सभा ने, ठीक है, तिरंगा को अपनाया। कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। ये डेट आपको याद रखना होगा। क्या है? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, हम सभी तिरंगे से भाली भांति परिचित हैं। उसमें हम लोगों जो हैं 3 रंग देखते हैं। रंग क्या क्या है? सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे, सबसे नीचे हरा होता है। ठीक है, तो तीनों रंग के अलग अलग उद्देश्य हैं, अर्थ हैं। तो केसरिया रंग जो है शौर्य और त्याग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? शौर्य और त्याग को दर्शाता है। उसी तरह सफ़ेद जो है सत्य और पवित्रता को दर्शाता है। सफ़ेद रंग जो है क्या दर्शाता है? सत्य और पवित्रता। ठीक है, उसके बाद हरा। हरा रंग जो है जीवन और समृद्धि को दर्शाता है। तो हम लोगों ने तिरंगा में 3 रंग हैं, उस तीनों रंग के अलग अलग उद्देश्य हैं या फिर हमको क्या अर्थ देता है वो देखें। और तिरंगा में ही बीच में सफ़ेद पट्टी पर आपको एक अशोक चक्र, मतलब नीली कलर की चक्र दिखाई देती हो। ठीक है, उस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। बार बार पूछा जाता है कि तिरंगे झंडे में कितने तिल्लियाँ हैं, तो 24 तिल्लियाँ हैं जो नीली कलर की होती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा अशोक चक्र जो है, अशोक चक्र जो है क्या दर्शाता है? तो वो जो है प्रगतिशीलता को दर्शाता है, निरंतर चलते रहने को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रगतिशीलता को। अब आपसे पूछा जाएगा कि तिरंगे का जो अशोक चक्र है, ठीक है, जो नीली चक्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो अशोक स्तंभ के, ठीक है, अशोक स्तंभ, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है,
आपसे पूछा जाता है कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए, तो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 3:2 होता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आपसे हम लोग 3:2 पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन यहाँ लंबाई या चौड़ाई है, एग्ज़ाम में जो पूछ देता हमसे वो चौड़ाई और लंबाई का रेशियो पूछ देता है। उस समय आपको 2:3 आंसर देना है अगर चौड़ाई को पहले पूछा जाए। ठीक है, अब है 2004 से पहले तिरंगा जो है, तिरंगा झंडा आम नागरिक नहीं फहरा सकते थे। उसे या तो लाल किला या फिर बड़े बड़े कार्यालयों में ही फहराया जाता था, लेकिन 2004 में, ठीक है, 2004 में भारतीय संविधान द्वारा इसे आम नागरिकों का मौलिक अधिकार कर दिया। ठीक है, मतलब अब आम नागरिक भी तिरंगे झंडे को 15 अगस्त 26 जनवरी को फहरा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2004 को आम नागरिकों के लिए तिरंगा झंडा फहराने का अनुमति दिया गया, तो वो किस अनुच्छेद में संशोधन करके दिया गया, तो वो जो है अनुच्छेद 19 का 1 या फिर 19 का अ में संशोधन करके जो है 2004 को आम नागरिकों के लिए तिरंगा झंडा या फिर, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो तिरंगे झंडे के बारे में इतना हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट है अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्या है? अशोक स्तंभ। तो जिस तरह हम लोगों ने देखा कि तिरंगा झंडा को भारत सरकार ने जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, उसी तरह भारत सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, मतलब इसको मान्यता प्राप्त हुआ था। और अशोक स्तंभ जो हम लोग किसी भी सरकारी मोहर में अधिकतर इसको देखा जाता है। ठीक है, सरकारी मोहर में हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ में का प्रतीक कैसा होता है, तो उसमें जो है 3 शेर हमको दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक में उसमें 4 शेर होते हैं। ठीक है, एक पीछे होने के कारण हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अशोक स्तंभ में जो चारों तरफ दिखाई देता है वो 4 शेर होते हैं, लेकिन एक शेर पीछे होने के कारण दिखाई नहीं देता है और हमें 3 ही दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 में अपनाया था और अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को वो 3 ही दिखाई देते हैं। अब देखते हैं उस 4 शेर के अलावा और कौन कौन से जानवर होते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ में निम्न में से किस जानवर का चित्र नहीं है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। अब देखते हैं अगर इन जानवरों में से कोई ऑप्शन में रहता है तो ठीक है, नहीं जो नहीं होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो 4 शेर के अलावा और क्या होता है, जस्ट अशोक शीर्ष के नीचे, अशोक 4 शेर के नीचे एक चक्र बना होता है, उस चक्र के चारों ओर 4 जानवर का चित्र है। तो किस किस जानवर का है, तो हाथी है, फिर शेर है, यहाँ भी शेर होता है, उसके बाद एक बैल का होता है और एक घोड़ा होता है। ठीक है, 4 शेर के अलावा और 4 नीचे होते हैं, उनके नाम है हाथी, शेर, बैल और घोड़ा। अब उसी के नीचे या अगल बगल कहीं हमको सत्यमेव जयते लिखा हुआ
दिखाई देता है। क्या होता है? सत्यमेव जयते, जो देवनागरी भाषा में होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ में जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने अशोक चिन्ह के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान। तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। क्या है? जन गण मन। ठीक है, तो जन गण मन को जो है राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति जो है 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दिया गया। कब दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस डेट को आपको याद करना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत अमर सोनार बांग्ला को भी इन्हीं ने लिखा है। आपसे पूछा जाता है कि किन्होंने जो है दो देशों के लिए राष्ट्रीय गान का रचना किया है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, इन्होंने भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी राष्ट्रगान का रचना की है। तो भारत के लिए जन गण मन और बांग्लादेश के लिए अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं 24 जनवरी 1950 को ये डेट आपको याद करना है, ये VVI है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जन गण मन को गाने में कितना समय लगना चाहिए? तो इसका जो सही टाइम है 52 सेकंड है। ठीक है, जन गण मन को गाने में 52 सेकंड लगना चाहिए। और अगर इसी का संक्षिप्त रूप बोला जाए तो मात्र 20 सेकंड। संक्षिप्त रूप में आगे का एक लाइन और लास्ट का एक लाइन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गायन का समय कितना होना चाहिए? 52 सेकेंड। और संक्षिप्त पूछा जाएगा कि संक्षिप्त गायन में कितना समय लगना चाहिए, तो वो 20 सेकेंड का समय लगना चाहिए। नेक्स्ट है, इस जनगण मन को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो इसको जो है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। कहाँ पर? कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ पर इसको गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में। ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो है प्रकाशित कब किया गया था। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशित किया गया था 1912 में। ठीक है, जनगण मन का प्रकाशित जो है 1912 में किया गया था। किसमें किया गया था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका था, उसमें इसे प्रकाशित किया गया था। और उस शीर्षक का नाम था भाग्य विधाता। नाम क्या था शीर्षक का? भाग्य विधाता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रकाशित 1912 में उस पत्रिका का क्या नाम था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका। और उस शीर्षक का क्या नाम था? किस नाम से इसको प्रकाशित किया गया था? तो भाग्य विधाता। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था और कब किया था? तो जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही किया गया था। इसके लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर जी थे और अंग्रेजी अनुवादक आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब इसका अनुवाद जो किया गया था उसे किस नाम से किया गया था? तो उसका नाम था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या नाम था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने जनगण मन
के बारे में इतना फैक्ट्स को जाना एग्ज़ाम में इससे संबंधित इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, हम सभी जानते हैं। तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकृति मिली थी? तो जिस तरह राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति मिली थी, उसी तरह राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं। तो इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब देखते हैं कि वंदे मातरम को जो है कहाँ से लिया गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित एक उपन्यास है आनंद मठ, उससे इस वंदे मातरम को लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ उपन्यास से बंकिम चंद्र चटर्जी का द्वारा रचित है, उसी से वंदे मातरम को लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, मान लीजिए जो हम लोग को महीना, डेट ये देखते हैं वो पंचांग पर आधारित है। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग की स्वीकृति जो है 22 मार्च 1957 को मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकृति जो है 22 मार्च 1957 को मिला था। और भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। ये बार बार पूछा जाएगा कि भारत का पंचांग जो है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। ठीक है, तो अब ये भी पूछा जाता है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय पंचांग का पहला माह क्या होता है। तो वो चैत होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं कि क्या क्या और हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, तो बाघ को जो है 1972 को राष्ट्रीय पशु माना गया था। तो इससे पहले कौन था, यह भी पूछा जाता है कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन थे। तो वो सिंह थे, शेर। भारत का राष्ट्रीय पशु 1972 से पहले, मतलब बाघ से पहले कौन था। तो शेर था। कौन था? शेर, याद रखिएगा। चलिए, अब आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पैंथेरा टिग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टिग्रिस। आपको ये नाम याद रखना है, पैंथेरा टिग्रिस। 2 से 3 बार इसको बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी मोर। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसको जो है राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था। ठीक है, कब? राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर को जो है घोषित किया गया था, कब? 1963 में। चलिए आगे देखते हैं कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। क्या है? पावो क्रिस्टेटस। आपको ये इंग्लिश नाम याद रखना होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये पूछ चुका है। ठीक है, तो चांसेस बनता है कि इसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो वो क्या है? कमल। ठीक है, तो कमल भारत का राष्ट्रीय
पुष्प या फूल है, ठीक है। इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा। क्या है? नीलम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है। उसी तरह भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम मेजनीफेरा इंडिका है। क्या है? मेजनीफेरा इंडिका। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या बचा हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय जीव। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। आपको ये गंगा डॉल्फिन याद रखना है। तो गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो 5 अक्टूबर 2009 को। कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो 5 अक्टूबर 2009 को। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्लाटिनिस्टा गैंगेटिका। क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगेटिका, ठीक है। किसका? गंगा डॉल्फिन का। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो हाथी है। कौन है? हाथी है। तो हाथी को जो है राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब स्वीकृति मिली, तो हाथी को 21 अक्टूबर 2010 को विरासत पशु के रूप में स्वीकृति मिली। और हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। क्या नाम है? एलिफस मैक्सिमस। और अंतिम है राष्ट्रीय दिवस। तो भारत के 3 राष्ट्रीय दिवस है। कौन कौन? स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त, ठीक है। गणतंत्र दिवस, जिस दिन भारत का संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। और गांधी जयंती, तो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उन्हीं का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर। और ये राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। वीडियो को पूरा देखें और 1 से 2 बार देखिए, आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सीरीज में आगे इसी तरह की टॉपिक वाइज वीडियो आती रहेंगी। तो इस सीरीज को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां डेली 8:30 बजे, रात को 8:30 बजे करंट अफेयर का टेस्ट लिया जाता है। तो वहां पर आप इस टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।